सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है आज के मेरे नए चैनल पे। तो आज हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर का, जो कि आपका किससे है कि क्वेश्चन में नया आया 2025 का, उससे लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, उसको हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। तो वो है हम लोग का संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दे। तो संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, उसका एक उदाहरण भी देने बोला। तो संकलन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों में प्रतिकारक का योग होता है, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जिसमें प्रतिकारक का योग होता है उसको हम लोग संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो संकलन अभिक्रिया जो है C2H4 और H2C2H6, ये हम लोग का क्या है, एक तरह का क्या है, संकलन अभिक्रिया का है रिएक्शन। तो इसका हम लोग एक प्रतिस्थापन का भी देखने बोला है। तो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी जानते हैं। तो ये हम लोग का प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु समूह यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर उसके स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उसे प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन मतलब जो एक विस्थापन का तरह ही होता है, जिसमें क्या होता है, एक समूह दूसरे को विस्थापित कर देता है। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जो है हम लोग का वो है CH4 + Cl। तो ये हम लोग का CH3Cl + HCl एक चर क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। एक हाइड्रोजन को हटा लेगा और वहाँ पे क्या होगा, Cl घुस जाएगा और इस तरह से उधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग का है 14 नंबर क्वेश्चन। तो उसको भी चलिए देखते हैं एकदम हेवी से। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग के लिए होने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, 15 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में जो है वो है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका जो औद्योगिक उपयोग क्या है, उसका हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल में कहाँ यूज करते हैं, औद्योगिक उपयोग इसका क्या है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला होता है उसमें हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। असंतृप्त मतलब बता दें कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी कि दो द्विबंध या त्रिबंध बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या होता है कि हाइड्रोजन का जब योग होता है उसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग हम लोग असंतृप्त वसा, तेल, संतृप्त वनस्पति घी बनाने के उद्योग में करते हैं। तो ऐसा उद्योग जहाँ तेल वगैरह घी वगैरह बनता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन देखने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि हम लोग का इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल को कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक द इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल। तो इथेनॉल को जब क्षारीय KMnO4 विलयन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इथेनॉल को जब हम लोग KMnO4 की उपस्थिति में हम लोग जब गर्म करते हैं तो उसको हम लोग को इथेनॉइक अम्ल मिल जाता है। तो चलिए इसका भी हमको लगता है आपको समझ में आ गया। उसको 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। इसमें हम लोग को जानना है कि एथेनॉइक जो अम्ल होती है एसिड, वो किस तरह से कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये इसका भी रिएक्शन दिया हुआ है। तो एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनॉल बनाता है, जिसमें हम लोग का है CH3COOH जो है ये हम लोग का एथेनॉइक अम्ल है। इसमें हम लोग कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा सोडियम एथेनॉइट हो जाएगा, CH3COONA प्लस H2 जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब करेंगे हम लोग का तो क्या बनेगा, तो ये हम लोग का है हाइड्रोजन कार्बन के साथ, यानी इसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसमें भी सोडियम एथेनॉइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, सेम रिएक्शन होगा अगर हम उसको कार्बोनेट के साथ कराएं या हाइड्रोजन कार्बन यानी कि बाइकार्बोनेट के साथ। तो 17 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग साबुन लगाते हैं उसका पूछा गया है कि साबुन क्या है, साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखिए। देखिए, सबसे पहले पूछा है कि साबुन है क्या चीज़ और उसका जो कच्चे पदार्थ होते हैं क्या क्या लेते हैं उसके नाम लिखने बोला। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड या उच्च वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए ये साबुन क्या है ना, साबुन एक लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक एसिड या उच्च वसा अम्लों वाली क्या होती है, सोडियम एवं पोटेशियम का लवण होता है।
साबुन के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ निम्न है। साबुन के लिए हम लोग क्या क्या कच्चे पदार्थ चाहिए वो हम लोग का निम्न दिया गया है। चलिए उनको जानते हैं कि क्या क्या है साबुन के लिए। तो वो हम लोग का है सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीज़ हम लोग को साबुन के लिए चाहिए, सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। ये भी एक आपका VBI क्वेश्चन है कि साबुन और अपमार्जक में क्या डिफरेंस है उसको बताना है। तो साबुन में क्या होता है, ये लंबी श्रृंखला वाले हम लोग Na और K का सोडियम और पोटेशियम का लवण है साबुन। इसका आयनिक भाग COO समूह का होता है। कठोर जल में इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। इन्हें पानी में घुलने में समय लगता है। ये बायोडिग्रेडेबल होती है जिसे हम लोग सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब डिटर्जेंट का देखने वाले हैं। देखिए साबुन और डिटर्जेंट मतलब होता है आप जो सर्फ यूज करते हैं तो सर्फ होता है कि ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड से बनते हैं, सोडियम सल्फोनिक एसिड से बनते हैं। और इसके पास आयनिक भाग जो होता है वो SO3Na SO4Na समूह होता है। कठोर जल में इसकी दक्षता प्रभावित नहीं होती। देखिए वो कठोर जल में काम नहीं करता लेकिन ये कठोर जल में भी काम करती है। ये पानी में तेज़ी से घुल जाती है। क्या होता है, पानी में तेज़ी से घुल जाता है। कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, उदाहरण सोडियम लॉरिल सल्फेट, लेकिन ये थोड़ा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ये मतलब थोड़ा हानिकारक एक तरह से बोल सकते हैं, हानिकारक होता है। और ये इस चैप्टर का जो इसमें VBI क्वेश्चन में सबसे मोस्ट VBI है, जो कि आपको पूछा भी जाता है 3 नंबर के सवाल में कि जल का कोई नमूना कठोर है कि मृदु। देखिए कोई अगर हम जल का कोई नमूना लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे, वो कठोर है कि मृदु है, जिसको हम लोग जानने के लिए साबुन या डिटर्जेंट किसका उपयोग करेंगे और आप किसका चुनाव करेंगे और क्यों करेंगे। तो देखिए साबुन का, तो इसमें हम लोग चुनाव करेंगे साबुन का इसलिए चुनाव करेंगे क्योंकि जो है क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु जल आसानी से झाग उत्पन्न कर देगी। इसमें हम लोग समझ जाएंगे क्योंकि साबुन अगर कठोर जल के साथ देखेंगे झाग उत्पन्न नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि वो कठोर जल है। और जबकि डिटर्जेंट से हम पता नहीं कर सकते कि वो कठोर जल और मृदु जल दोनों को क्या हुआ एकदम समान आसानी से झाग उत्पन्न कर देता है। तो हम लोग इसके लिए क्या चूज़ करेंगे, साबुन। ओके, तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का भी सॉल्यूशन लाने वाले हैं।